नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार। आज एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ आप लोगों के समक्ष हम लोग हाजिर हो चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस को जो है ग्रो कर सकते हैं। किस तरीके से अपने ऑनलाइन आके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय बहुत ही आर्थिक मंदी जो है वो बाजार पे छाई हुई है। और लोगों की आर्थिक तौर पे अगर हम बात करें, लोगों की कमर जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे काम धंधे जो है वो ठप पड़ चुके हैं। बाजार नहीं खुल पा रहे, क्योंकि इस बीमारी से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके चलते ना तो बड़े मॉल्स खुल पा रहे हैं, ना मार्केट्स खुल पा रही है। और आने वाला समय जो है, पेज इसको बंद कर दे, आवाज मत करिए। और आने वाला समय जो है वो भी हमें एक संदेशा दे रहा है कि आने वाले समय पे बिजनेस को जो है ऑनलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं होगा तो आपके लिए समस्याएं जो है वो और ज्यादा आगे चल के मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं और किस तरीके से जो है आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म किस तरीके से चुनना है अपने बिजनेस के लिए, किस तरीके से ऑनलाइन अपने बिजनेस को आप ला सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है वो ऑनलाइन के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट उपेंद्र राणा। उपेंद्र राणा भाई से आज हम बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब जो है वो उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर आप जो है उपेंद्र राणा से हम बातचीत करके जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। मैं उपेंद्र राणा को लाइव लेता हूं, अभी थोड़ी देर में हम उपेंद्र राणा जी से जुड़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि कल हमारे देश ने, इस दुनिया ने और बॉलीवुड जगत ने एक दिग्वंत आत्मा को खो दिया। इरफान खान हमारे बीच नहीं थे, कल भी हमने इस पर जो है बातचीत करी थी। और आज बॉलीवुड के एक और महान अभिनेता ऋषि कपूर जी हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो हिंदुस्तान हेडलाइंस टीम की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश ने, बॉलीवुड जगत ने एक नहीं बल्कि दो अपने सुपरस्टार, दो अभिनेता, दो कलाकार जो है खो दिए। वो सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, उनके द्वारा किए गए काम सदा हमें याद आते रहेंगे। तो हम लोग जो है सभी हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज की टीम और हमारे सभी दर्शक मिलकर दोनों दिग्वंत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उपेंद्र राणा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र राणा भाई को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ। उपेंद्र राणा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइन न्यूज पर। नमस्कार सरकार जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत ठीक हूँ उपेंद्र राणा भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो दिग्गज एक्टर्स को हमने खोया, उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने परिवार और अपनी तरफ से। और सभी न्यूज, हिंदुस्तान हेडलाइंस के न्यूज के व्यूअर्स को मैं नमस्कार सबसे पहले मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से 1.5 महीना, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है पूरे देश में इस समय लॉकडाउन को, और 1 महीने के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी चरमरा गई है। व्यापारी वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा असर जो है व्यापारी वर्ग पर इसका पड़ रहा है। काम धंधे बंद पड़े हैं, मार्केट बंद है, किसी भी तरीके की व्यापारिक गतिविधियां जो है वो नहीं हो पा रही है। आईटी सेक्टर्स के काम भी घरों से हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो है वो हो रहे हैं। जिन कामों के लिए पॉसिबिलिटीज है वर्क फ्रॉम होम की, वो काम घरों से हो रहे हैं।
लेकिन जो व्यापारी जगत है, जो दुकान अपनी चला के और काम अपना चलाते थे, मार्केट में कपड़ों की दुकानें थी, शूज की दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें थी और भी तमाम तरह की शॉप जो मार्केट में थी, मॉल्स में जो तमाम तरह की दुकानें थी, ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की और भी तमाम तरह के काम थे, वो सभी काम इस समय ठप पड़े और उनके साथ जुड़े लाखों जो वर्कर्स है, उनकी नौकरी जो है, उनका रोजगार भी जो इस समय खतरे में आ रहा है, क्योंकि व्यापार नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन के बाद स्थिति जो है और भी भयावह होगी। लोगों की नौकरियां जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अपनी रोजगार से जो है हाथ धो बैठेंगे और आर्थिक स्थिति और भी जो है बदहाल होती नजर आ रही है। और हम सभी को लगता है कि इन सब चीजों से उभरने में जो है हमें साल भर से ऊपर का समय जो है वो लग सकता है। तो आज जैसा मैं दर्शकों को पहले ही बता चुका हूँ, उपेंद्र राणा भाई डिजिटल राइटर है। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है, जिन किताबों को पढ़कर आज हर स्टूडेंट को जो इस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको काफी मदद मिली है। काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स भी उपेंद्र भाई के साथ जुड़े हुए हैं, जो इनसे सेवाएं लेते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है उपेंद्र भाई कितना जरूरी है आज के समय में, और लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन बिजनेस की प्रासंगिकता क्या है? क्या आने वाला समय ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है? क्या जो मार्केट और पुराना पुराना ढर्रा जो एक व्यापार का चल रहा था, क्या उसे तोड़कर अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लोगों को बढ़ना होगा? क्या ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि लॉकडाउन है तो आप बताइए, सब घर से काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करता है आपको। आप अपना इस टाइम जो लोग ऑनलाइन नहीं थे वो भी आना शुरू कर दिया उन्होंने भी, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल बना रहे बंदे, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस देना है। पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी चीज़ है कि जो आपकी यूएसपी है, जो आपका यूनिक सेल पॉइंट है, आप वो लोगों को बताइए, कम्युनिटी बनाइए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू और यूट्यूब चैनल पे बताइए आपके प्रोडक्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं करते थे ऑनलाइन, वो भी हो गए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, योगा है, डांस क्लास है, जिम है, इवन एस्ट्रोलॉजर है, सबने अपना ऑनलाइन विंडो ओपन कर लिया है। सब हर कोई ओपन करके बैठे हुए हैं, सब सिखा रहे हैं। इवन जो स्कूल्स थे वो भी ऑनलाइन आ गए, आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसा कि अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है कोरोना की, तो लोग को डर अभी भी रहेगा। लॉकडाउन के बाद भी लोग, जैसे हम पहले मिल लेते थे, साथ में बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी लोग डरेंगे। तो ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसे आज हम डिस्कस करें, इस तरीके से हम क्लाइंट से मीटिंग भी कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने अपने घर पे बैठ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में दो टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, जो एक तो होता है पोस्ट सेल, एक होता है प्री सेल। पोस्ट सेल वाले क्या होते हैं कि पहले हमारा सेल्स हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, सोचेंगे कहते थे। प्री सेल वाले होते हैं कि जो पहले ही मार्केट में एक हाइप बना लेते हैं कि हाँ हमारा एक प्रोडक्ट आने वाला है, उसको ब्रांड अवेयरनेस कराते हैं वो लोग, ठीक है, ऐड चलवा के, फेसबुक पे दिखा के, बहुत जगह मतलब से होता था। लेकिन जो अब पोस्ट सेल वाले हैं वो भी धीरे धीरे करके प्री सेल की कैटेगरी में आते जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया है कि लोगों को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, आपको खासकर मैं डिजिटल मार्केटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके लोकल के शॉप्स कीपर हैं, उनके लिए आप गूगल माई बिजनेस पेज का पेज क्रिएट कर दें। क्योंकि अब देखा होगा आपने कि पहले क्या था, कुछ लोग तो अमेजन सेलर वगैरह के थ्रू भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे थे, तो अब अमेजन ने भी लिमिटेड सेल कर दी है। तो गूगल बिजनेस बनाने से क्या होगा कि लोकली मैं सर्च कर पाऊंगा। लेट सपोज मुझे कुछ सर्च करना है, तो अभी जैसे कि हम दिल्ली एनसीआर में तो अच्छा है कि यहाँ ईजी डे है और मोर है, बिग बाजार, इस टाइप के आउटलेट्स का दिखाई दे जाता है। लेकिन तो दूर दराज के एरिया में जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे अगर हम गूगल बिजनेस पेज बना देते हैं तो वहाँ से क्या होगा, दुकानदार के पास ऑर्डर आ सकते हैं। तो अगर ऑर्डर आएंगे तो दोनों रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब उसके पास ऑर्डर आएगा तो उसको कोई ना कोई देने के लिए वो हायर करेगा अपने पास, तो दोनों को फायदा होगा। तो आगे देखना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन होगा। जैसे कि हमने नोटबंदी के बाद भी देखा था जी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई थी। अब कोरोना के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जी, तो आप ऑनलाइन जितना फोकस करोगे इतना अच्छा है आपके लिए। उपेंद्र राणा भाई, यहाँ जो हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या जो हम अक्सर हमें देखने को मिलती है यहाँ पे,
क्योंकि बहुत से लोग जिनको ऑनलाइन की समझ है, क्योंकि ऑनलाइन अभी भारत में इतना शायद विकसित नहीं हो पाया है। अभी भी डिजिटल को लेके लोगों के दिमाग में बहुत तरह की भ्रांतियां रहती है। उन्हें लगता है कि डिजिटल के थ्रू बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो सकते हैं, या डिजिटल में अर्निंग्स उस तरह की नहीं होती, या डिजिटल में बहुत ज्यादा खर्चीला जो है ये डिजिटल है, इसमें बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां हैं, जिसके चलते जो है अभी भी जो लोकल दुकानदार है वो इससे नहीं जुड़ पाते हैं, वो इसके साथ काम नहीं कर सकते। तो लोकल दुकानदार जो है, जैसा आपने बताया कि गूगल माई बिजनेस का उनका पेज बने ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़े। इसके अलावा भी लोकल दुकानदार जो है वो किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस के अलावा भी अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसकी डिलीवरीज करा सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए लोकल दुकानदारों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जितनी भी ई कॉमर्स पोर्टल है उस पर अपना सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ से फिर आपको ऑर्डर आएंगे तो अपने आप आपके पास फिर ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और रही बात फ्रॉड की, तो फ्रॉड इतना नहीं है जितना लोगों को डर बैठा हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम जाना नहीं चाहते उस मोड में। हमारा ऑफलाइन चल जी रहा होता है, धीरे धीरे जो ऑनलाइन जा रहे हैं उनसे आप कभी कंसल्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, और आप किसी भी थ्रू से आप कर सकते हो। आप अपनी खुद की एक सिंपल सी वेबसाइट बना के भी अगर आप सेल करते हो तो भी पॉसिबल है वो। खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता, जैसा कि आपने खर्चे की बात की तो बहुत कम है, क्योंकि मान लो कि मैं इसी चीज़ को अगर मैं ऑफलाइन लेके जाऊँगा तो एक शॉप लूँगा, उसमें मैं टेम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँगा, बहुत सारे होंगे और बहुत सारे मुझे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो काफ़ी जी। कॉस्टली पड़ जाता है। वही कम खर्चे में हम डिजिटली उसको प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेलर अकाउंट्स बना के, और या फिर अपनी वेबसाइट खुद एक बना के। उपेंद्र भाई, जब बात आती है कि अपनी वेबसाइट बनानी है या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू अपने सामानों को बेचना है, तो इसमें तकनीकी पेचीदगियां बहुत सारी आती है। बात करते हैं अगर हम अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, तो ऑलरेडी इसमें पहले से बहुत सारे जो विक्रेता है, बहुत सारे इसके अंदर व्यापारी है जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं, और भी नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसके अंदर भी एक रेस बनी हुई है, हर तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है। तो किस तरीके से मतलब इन तकनीकी पेचीदगियों से वो मतलब इससे निकल सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो राइट है, और किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से अर्निंग्स मिलती है, इसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताइए, क्या प्रोसेस क्या रहता है इसका। देखिए, तकनीकियाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं है, अगर आप जाएँगे किसी भी सेलर अकाउंट पे आप अगर बनाओगे, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी। हाँ, मानता हूँ कि रेस है, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है आपको, तो आपको उसके लिए थोड़ा तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग में एक एसईओ होता है। अगर आप बेसिक एसईओ अगर आपको आता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को आप ऊपर लेके आ सकते हो। अपनी वेबसाइट से के थ्रू भी आप उसको ऊपर लेके आ सकते हो। जब वो ऊपर प्रोडक्ट आएगा, तो यूज़र वहीं से क्लिक करेगा और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपकी जो, इन केस आप पर्सनल वेबसाइट बनाते हो, तो आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ईजी टू यूज हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, और मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि 2.6 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, तो उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट डिस्प्ले आप करा रहे हो वो मोबाइल पे, मतलब मोबाइल के अकॉर्डिंग, उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो, तो वो चीज़ों का ध्यान रखें हम, तो हो जाता है। और तकनीकियाँ ये है कि कोई इतना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ का वो होते जा रहा है, मतलब जी रिजोल्यूशन रिजॉल्व होती जा रही है। अभी और पहले के था टाइम पे, तो वो सब खत्म जी हो रहा है। जी। तो उपेंद्र भाई, अगर कोई अपनी वेबसाइट बना के अपने सामानों को सेल करना चाह रहा है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी व्यापारी है, मान लेते हैं किसी की कपड़े की शॉप है, और एक ब्रांड है अच्छा खासा, उसका नाम है, अब वो उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। काफी समय से जो है वो उसको ऑफलाइन कर रहे थे, अब वो उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले उनको किस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है वो उनको चूज करना चाहिए, इसमें क्या-क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या-क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर थोड़ा-सा विस्तार से बताइए? आज प्लेटफॉर्म चूज करते टाइम सबसे पहले तो नाम है। जैसा मान लो अगर कोई रिनाउंड ब्रांड है ऑलरेडी, तो वो तो उसी नाम से वो जी, लेगा वेबसाइट। उसके बाद जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने प्रोडक्ट आप उस पे डालोगे, कितना नहीं डालोगे। उसके हिसाब से हमें एक होस्टिंग होता है, होस्टिंग लेनी होती है, उतना स्पेस लें आप। उसके बाद आप प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करोगे कि मान लो कि आपको किस पे बनाना है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे वर्डप्रेस एक वेबसाइट ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जिसपे कि बंदा खुद भी बना सकता है अगर चाहे तो। या मैजेंटो भी आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए आ जाते हैं। आप उस पे अपना
कपड़े को आप डिस्प्ले करा सकते हो। उसके बाद आपको जी थोड़ा-सा उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह पे भी आना पड़ेगा, ठीक है? प्रोडक्ट्स को आपको दिखाने पड़ेंगे और बात का ध्यान रखें कि थोड़ा लोगों को एक होता है ना, आपने फोमो सुना होगा, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। उस टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए। आप डिस्प्ले कराइए कि हमारे 2 प्रोडक्ट लेफ्ट हैं, तो मैं जब आपकी वेबसाइट विज़िट करूँगा तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई, अब तो 2 ही प्रोडक्ट ले रह गए हैं, तो मैं फटाफट से लेना पसंद करूँगा। या फिर किसी ने लास्ट टाइम परचेज़ किया हो, आपने आजकल देखा होगा एक ट्रेंड चल गया वेबसाइट के कोने पे आता है कि लेट्स सपोज़ कि उपेंद्र राणा ने लास्ट टाइम परचेज़ किया था, तो आ रहा होगा रिसेंटली परचेज़्ड बाय उपेंद्र राणा। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि अरे इस प्रोडक्ट को तो ऑलरेडी किसी ने अभी परचेज़ किया ही था थोड़ी देर पहले। तो जी मैं फिर उसके मतलब इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जी तो मैं भी लेना चाहूँगा। तो इस टाइप की बारीकियाँ हैं और जो आपका डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। डिज़ाइन आपका सिंपल होना चाहिए और ईज़ी टू यूज़ हो, आपको यूज़र कॉन्टैक्ट कर सके। लाइव चैट का ऑप्शन देना चाहिए हमें आजकल, क्योंकि जी बहुत कम यूज़र्स होते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा, फिर वो आपको पूरी क्वेरी रेज़ करेगा, फिल करेगा। तो लाइव चैट का ऑप्शन दे दिया हमने, व्हाट्सएप का एसएमएस ऑप्शन दे दिया आपने, ताकि वहीं से वो क्लिक करे और आपके व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सके, वो मैसेज कर सके। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया फ्रेंडली हो जाए, मतलब कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं उसको शेयर कर सकूँ अपने दोस्तों के साथ कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखा, आप भी परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से होना चाहिए। पर जी परचेज करने के बाद शेयर ऑन ट्विटर या फेसबुक, किसी पे भी आप शेयर करने का ऑप्शन आना चाहिए। जी तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा। और स्पीड बहुत मैटर करती है आज के टाइम में। स्पीड जितना जितना फास्ट लोड होगी आपकी वेबसाइट, उतना ही अच्छा है, क्योंकि किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो वेट करे आपकी वेबसाइट को ओपन होने के लिए। जी। तो उपेंद्र भाई, यहाँ मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन 1 महीने से ऊपर अब हो चुका है और आगे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये लॉकडाउन आगे भी और बढ़ सकता है। तो बहुत लोगों के ऊपर इस समय जो है बेरोजगारी का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। लोगों के रोजगार जो है वो छीनने के आसार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल रोजगार यहाँ सालों साल से चलते आ रहे हैं। तो अब डिजिटल के अंदर अगर ऑनलाइन की बात करें तो किस तरह के रोजगारों की संभावनाएं हैं? जो लोग घर में बैठे हैं, घर से कुछ काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने करियर की अगर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं और ऑनलाइन में रोजगार की क्या संभावना है, इस पे कुछ बताइए आप। हाँ, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने सुना होगा सर, ब्लॉगिंग होती है ऐसे, ठीक है? आपने एक ब्लॉग बना लिया किसी भी कैटेगरी पे, उस पे आपने लिखना शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि गूगल एडसेंस के थ्रू आप उस पे अपना वेरीफाई करा सकते हो। गूगल से आपको एड्स मिलने लगेंगे, फिर आप उसका अर्निंग होती है। और आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के कर सकते हो, ठीक? या आपने इन्फ्लुएंस मार्केटिंग सुना होगा, इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत चर्चा है आज के टाइम में। आप क्या कर रहे हो, किसी और का प्रोडक्ट सेल करा रहे हो और डायरेक्ट कमीशन आपके अकाउंट में आ रहा है। जो कि जब हम ब्लॉगिंग और यूट्यूब करते थे, होता क्या था कि उसमें जैसे कि यूट्यूब के केस में 40% गूगल लेके चला जाता है कमीशन हमारा, और ब्लॉगिंग के केस में 32% लेके जाता है। तो वो कमीशन हमारा जो जाता था, हमारी मेहनत का पैसा, वो नहीं जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग में। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग जी के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। तो किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के एफिलिएट में आप जुड़ सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, एफिलिएट, अमेज़न डालिए एफिलिएट, फ्लिपकार्ट डालिए। फ्लिपकार्ट ने फिलहाल बंद कर रखा है, ऐसे बता एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। एफिलिएट्स स्नैपडील डालिए, गोडैडी है, हर एक का है। आप इवन टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट्स भी देती हैं, जिसका भी आप एफिलिएट करते हो। होस्टिंग का एफिलिएट करिए, उसके थ्रू कर सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आप लोगों को नॉलेज शेयर करिए। इवन जो टिकटॉक है, बहुत सारे लोग तो उस पे बस मस्ती कर रहे हैं। उसमें एडुटॉक का वर्जन है, तो एडुटॉक में जाके आप किसी को अगर नॉलेज देते हैं, तो वहाँ से भी आपको कोलैबोरेशन हो जाता है अच्छे अच्छे क्लाइंटों के साथ। और जी दूसरा, आपको लोग जानने लगते हैं, आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। और दूसरा, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने का अभी बहुत अच्छा टाइम भी है। आप घर पे बैठे हैं तो कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सॉरी, लास्ट टाइम जब 2009-12 में रिसेशन आया था, तो आपने देखा था कि जो हाइब्रिड जॉब्स काफ़ी निकली थी मार्केट में। सेम केस फिर होने वाला है, क्योंकि रिसेशन आएगा जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, तो रिसेशन जरूर आएगा, ठीक है? हाइब्रिड जॉब का मतलब क्या हो गया, जब एक बंदा मल्टीपल काम कर सके। पर मान लो कि जी मैं जी डिजिटल जी मार्केटर हूँ, है ना? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और अगर मैं वेबसाइट भी बना दूंगा, तो कंपनी प्रेफर करेगी कि मुझे हायर करे, ना कि मैं इंडिविजुअल दो दो बंदे को हायर करूंगी, ठीक है? जी तो उसका बिल्कुल। कॉस्ट कटिंग हो रहा है। कॉस्ट कटिंग हो रहा है, तो ये चीज़ों पे हम अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिजिटल आपको सीखने का अच्छा समय, सीख सकते हैं और बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये तो मैं बता रहा हूँ कुछ, आप अर्निंग करें।
जी उपेंद्र भाई, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। जैसे अभी आपने बात बताई कि यूट्यूब के ज़रिए, ब्लॉगिंग के ज़रिए जो है यूथ इस समय कमा सकता है, ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकता है। अगर कोई ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहे तो किस तरीके से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकता है? किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? किस तरह के तकनीकी ज्ञान की उसको ज़रूरत है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। अगर किसी को ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो देखिए, इनके 2 टाइप के यूज़र हैं, ठीक है? अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं पहले हिट एंड रन करके देखना चाहता हूँ और मुझे पैसे खर्च नहीं करने, तो मैं ब्लॉगर पे स्टार्ट कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ब्लॉगर पे, आप ब्लॉग बनाइए और आपको एक कोई भी एक निश पकड़नी पड़ेगी। निश मतलब हो गया कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी पे आपको लिखना है। जैसे कि मैं अगर लिखना सोचूँगा तो मैं डिजिटल मार्केटर लूँगा, ठीक है? आप लिखना चाहोगे तो मीडिया आप लिखना पसंद करोगे, तो सबका एक एक इंटरेस्ट होता है जिसमें वो लिखना पसंद करेगा। उस पे लिखिए, आप रेगुलर पोस्टिंग करिए, उसको फिर फेसबुक पेज वगैरह बना के शेयर करिए, लोगों को व्यूअर्स लाइए, रीडरशिप लेके आइए। कंटेंट ऐसा हो कि यूज़र एंगेज करे उसमें, ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम फिर यूज़र उस पे आपके ब्लॉग पे आए, वरना क्या होगा कि एक बार आएगा दोबारा फिर ऑडियंस आएगी नहीं। जी। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है उस कंटेंट से, अगर हम उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम अपने बारे में बताते रहें, ठीक है? होता है ना, द बेनिफिट दे विल गेट। तो अगर आप उसको उस पे फोकस करोगे कंटेंट में तो वो अच्छा है। व्हाई यू, मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ तो मेरा ही क्यों पढ़े बंदा कंटेंट, ऐसा क्या है मेरे कंटेंट में? तो उन सब चीज़ों पे अगर फोकस करके मैं कंटेंट डालता हूँ तो मेरी ऑडियंस बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, रीडरशिप बढ़ेगी। तो एक लेवल के बाद मैं क्या है कि गूगल एडसेंस से जाके मैं अर्न कर सकता हूँ। तो बेसिक स्किल आपको कुछ नहीं है, आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इवन हिंदी में भी होता है, हिंदी का जो आपका सीपी से थोड़ा कम जाता है, हिंदी में भी आप कर सकते हैं। तो और आप मान लो इतने कैपेबल हो कि आप एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो, तो एक सिंपल सा डोमेन होस्टिंग कहीं से भी बाय करिए। और वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो सीएमएस प्लेटफॉर्म होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, जिस पे आप ब्लॉगिंग सेटअप करके आप ब्लॉग चला सकते हो और बाद में एडसेंस से अप्रूव हो जाता है आसानी से और आप अर्न कर सकते हो। उसमें उपेंद्र क्या भाई, है कि आपका देवेंद्र जब नाथ। जी, जी। जी, बताइए, बताइए हाँ, आप क्या उसमें बता क्या रहे थे? हाँ, उसमें ये होता है कि जब आपका 100 डॉलर हो जाएगा ना, तो हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। तो मिनिमम इतना होना चाहिए। गूगल एडवर्टाइजमेंट, मतलब गूगल एड्स की हम बात करें, गूगल एड्स के थ्रू अर्निंग्स ऑनलाइन होती है ब्लॉगिंग में, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं? हाँ, आप एफिलिएट कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा किसी का एफिलिएट आपने एक निच पे लिखा आपने, ठीक हुँ, है? हुँ, जैसे कि हुँ। मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जो मैंने बुक्स लिखी है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मैं उनका लगाऊंगा वहाँ पे डिस्प्ले के कराऊंगा, तो यूजर मेरे कंटेंट के साथ उनको अच्छा लगेगा तो मेरी बुक भी पढ़ना पसंद करेंगे, तो वहाँ से मेरा कमीशन आएगा, वो कर सकते हैं हम, ठीक है? और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप किसी का प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के थ्रू आप मार्केटिंग करते हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सब मतलब तरीके हम हैं ये कमाने के। इस तरीके से ले सकते हो उपेंद्र भाई इसको, कि जैसे कोई अगर मोबाइल पे या टेक्नोलॉजी पे ब्लॉगिंग कर रहा है, वो कुछ मोबाइल्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं उस पे उसके फीचर्स बता रहा है, उसकी डिटेल्स बता रहा है, तो उसके साथ गूगल की तरफ से तो उसको ऐड एक मिलेगा ही, और उसके अलावा वो एफिलिएट होके किस उस मोबाइल को वो बेच भी सकता है अपने ब्लॉग के थ्रू। आराम से। जैसे जीएसएम मेराना नाम की वेबसाइट सुनी होगी आपने, वो भी यही करती है। वो पूरे फीचर्स बताएगी, उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज बताएगा, उसके बाद एंड में कहीं ना कहीं उनका लिंक दिया होता है, वहां से बाई करिए। तो ये वेबसाइट्स क्या कर रही है, एफिलिएट के थ्रू अर्न कर रही है। कहीं ना कहीं मतलब ज्ञान तो दे रहे हैं, साथ में अर्निंग भी हो रही है ना। जी, 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 जी। यहाँ देवेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि एसईओ का डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है उपेंद्र भाई? एसईओ का डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एसईओ आपका एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका होता है। आपको एक रुपया भी लगाना नहीं है, गूगल को पे नहीं करना होता। मान लो आप कल को गूगल एड्स चलाते हो तो आप गूगल को पे करोगे, एसईओ में आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत है। जितना अच्छा आप उसमें कंटेंट लिखोगे, रेगुलर ब्लॉग्स अपडेट करोगे आप, और मेटा टैग वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बारीकियाँ, उसको आप ध्यान रखोगे तो आपकी वेबसाइट्स पे ऑडियंस ऑर्गेनिकली आना शुरू हो जाएगी। एसईओ क्या होता है, जो भी हम सर्च रिजल्ट में हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है? और जी, शुरू के 3 जो रिजल्ट्स होते हैं या 4 होते हैं वो हमारे एड्स होते हैं। उसके बाद जो वेबसाइट्स आती है वो ऑर्गेनिक जो एसईओ की और एसईओ के थ्रू आ रही है। तो जी। आप जितना करोगे उतना अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपका एसईओ का टाइम टेकिंग होता है, 3 टू 4 मंथ्स लगता है आने में, लेकिन उसके बाद आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपके खर्चे कम है इसमें और बेनिफिट्स ज़्यादा है। जी।
उपेंद्र और भाई। एसईओ पूरा कोर फील्ड है डिजिटल। जी 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 जी। उपेंद्र भाई, जैसे कि हम वेबसाइट की बात कर रहे थे कि कोई भी ऑनलाइन आना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए एक उसका वेबसाइट, अपना एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो मतलब वेबसाइट जब हम बना रहे हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए या किसी सर्विस के लिए हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें किन किन चीजों का सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने पहले बताया कि प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे उसको बनाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ज्यादा बेटर है। हम बात कर रहे थे जैसे कि वर्डप्रेस ज्यादा बेटर है, पीएचपी ज्यादा बेटर है, या कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है ना? और वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, फंक्शनल वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, डिजाइन उसका कैसा होना चाहिए, है ना? और यूजर फ्री, मतलब यूजर के कंपेटेबल कितना होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली कैसा होना चाहिए, और यूजर हमसे कांटेक्ट कैसे करे, उसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से इसको हाँ, शुरुआत करें। अच्छा, जब आप वेबसाइट की शुरुआत करते हो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको रिक्वायरमेंट कैसी है। ज़्यादा जी सिक्योर चाहिए तो वर्डप्रेस पे आप कम फोकस करिएगा, ठीक है? फिर आप जी जावा वगैरह भी चाहिएगा। और लेकिन आप चाहते हैं कि नॉर्मल एक वेबसाइट बना के मैं करूँ, तो वर्डप्रेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ईज़ी टू यूज़ हो, हर चीज़ क्लियर नज़र आती है यूज़र को, जो वो देखने आया उसको मिले, कंटेंट अच्छा हो उसके लिए, मोबाइल फ्रेंडली हो। और उसपे उसका जो हम लैंडिंग पेज आपने सुना होगा। लैंडिंग पेज मतलब क्या होता है कि जिसके हम बारे में बता रहे हैं, साथ में हमने कॉन्टेक्ट डिटेल उससे लेने के लिए हमने फॉर्म दे दिया, उसको नाम, नंबर हमने ले लिया उसका यूज़र का, तो जी बंदा फिल करे, वो होना चाहिए। और ईमेलर्स होने चाहिए। कल को आप ईमेल मार्केटिंग भी करना पसंद करेंगे, ठीक है? तो ईमेलर्स जी हमें सब्सक्रिप्शन के लिए लगाना चाहिए, न्यूज़लेटर्स लगाना चाहिए वेबसाइट में, ताकि हम डेटा कलेक्ट कर सकें। डेटा कलेक्ट करेंगे हम, फिर उस पे हम क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आता है ना, यू आर सीम्स इंटरेस्टेड, जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हो थोड़ी देर, तो एक पॉपअप आ जाता है हमारे वेबसाइट के डेस्कटॉप पे। तो वो पॉपअप जी में क्या लिखा था, यू सीम्स इंटरेस्टेड, इफ यस प्रोवाइड योर ईमेल आईडी, एल्स नो थैंक्स करके आगे, ठीक है? तो नो थैंक्स में तो जी कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी तो है ना कि मतलब डेटा हमारे पास आ सकता है, तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए हमें। जी और वेबसाइट मतलब ऐसा हो कि यूजर कहीं से भी उसको ओपन करे, किसी भी ब्राउजर पे ओपन करे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ओपन करे, उस पर वो अकॉर्डिंगली खुल जाए। उसको क्या हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए मेरी वेबसाइट। जी। बहुत अच्छी बात। यहाँ कमल भट्ट जी हमें लिखते हैं कि इज गूगल गिविंग इम्पोर्टेंस टू अवर मेटा डिस्क्रिप्शन? क्या गूगल हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन को कोई इंपॉर्टेंट देता है, या मेटा डिस्क्रिप्शन का कितना इंपॉर्टेंस है? कमल जी, मैं बताना चाहूँगा कि गूगल जो है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस वो करता है आपका मेटा टाइटल पे, एंड जो H1 टैग होता है हमारा, ठीक? दोनों में हमारा जो टाइटल होगा उसमें हमारा कीवर्ड आना चाहिए जिसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं। और जो H1 होता है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमको हेल्प देता है। लेकिन आप जाओगे याहू या बिंग पे, तब उस केस में आपको टाइटल हेल्प नहीं करेगा, उस केस में आपको मेटा कीवर्ड्स हेल्प करता है। यही कारण होता है कि हम तीनों चीज़ लगाते हैं अपनी वेबसाइट के पेज में, मेटा टाइटल भी लगाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लगाते हैं, मेटा कीवर्ड भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जी आपका ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, किस ब्राउजर से आ रहा है। तो हाँ, इसलिए हम हर जी। चीज़ लगा के उसको करते हैं। यहाँ एक सवाल और है उपेंद्र भाई, कि वी हाउ कैन वी मेक वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली? मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि आजकल जितने डेवलपर्स बैठे हैं, जो वेबसाइट डेवलप करके दे रहे बना रहे हैं, वो वेब पे तो बहुत अच्छी खुलती है, लेकिन मोबाइल यूजर बहुत ज्यादा, लेकिन मोबाइल की जब बात आती है तो वो मोबाइल कम्पिटिटिव इतना नहीं होती। तो मोबाइल फ्रेंडली जो है वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती जैसे कि सरकार भाई, हम आपको बताएं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक तो एएमपी का यूज़ करना पड़ेगा आपको। वो है? होता है जी आपकी वेबसाइट एएमपी वेरीफाइड होना, ठीक है? एसिलेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं, वो क्या होता है, फास्ट लोड होगा, और वो उसकी जो डिजाइन बाय होगी वो भी मोबाइल पे ओपन होगी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप उसमें सीएसएस वगैरह होती है, जिस पे आपको थोड़ा जी वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। जी।
तो कमल भट्ट जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आप लोगों के कुछ और भी सवाल है तो आप उपेंद्र भाई से पूछ सकते हैं। उपेंद्र भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सना खान यहाँ पे हमें एक मैसेज भेजती है। सना खान जी ने लिखा है कि वेबसाइट गूगल पर क्रिएट कैसे कर सकते हैं सर? क्या गूगल पे भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वेबसाइट गूगल पे क्रिएट कर सकते हैं। वो जब आप गूगल माय बिज़नेस पे जाएँगे तब ऑप्शन आता है हमारा गूगल पे वेबसाइट क्रिएट करने का, ठीक है? तो उसको बिज़नेस साइट गूगल बिज़नेस साइट के नाम से वेबसाइट बन जाएगी आपकी, आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपने ब्लॉगर्स में देखा होगा, ब्लॉग शॉट में आप जाओगे तो अपने नाम के आगे अपना ब्लॉग स्पॉट लगा देता है ना, सेम ऐसे ही बिज़नेस साइट गूगल अपना लगा देगा उसके आगे। तो आप जो जी डोमेन लेना चाहोगे वो नहीं आएगा, साथ में अपना वो सब डोमेन भी देंगे हमें। या बहुत सारे जी। प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जिस पे आप बना सकते हो, आपने सुना होगा वीबली है, ठीक है? इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वो तो गूगल पे गूगल पे डॉलर्स भी जब इन्वॉल्व वेबसाइट करेगी। गूगल बिजनेस की जैसे आपने बात करी कि गूगल बिजनेस पे भी वेबसाइट बनाई जा सकती है, तो उसके क्या कुछ चार्जेस होते हैं या ये फ्री होता है? या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फ्री वेबसाइट बनाने का ऑप्शन दिए जाते हैं वो कितने कंपेटेबल होते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहता है? अगर आप फ्री में जाना चाहते हो गूगल बेस्ट है, ठीक है? गूगल का हम्म। बेस्ट है, गूगल उसको इम्पोर्टेंस भी देता है क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट है तो गूगल उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस भी देता है। वैसे तो जी। विक्स है, वीबली है, इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट है जो बनाने का ऑप्शन दे रही है, फोरस्क्वायर है, बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म जिस पे आप बना सकते हो। मगर जी। या बंदे फिर भी एक डोमेन बाई करके इसलिए वेबसाइट बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसमें इतना जी। कस्टमाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, उस प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को ही आप मतलब एडिट कर पाओगे और उसके अलावा आप कुछ चेंज करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जी। बंदे प्रेफ़र करते हैं अपना डोमेन लेके वेबसाइट बनाना। लेकिन अब बंदा अगर उस पे भी जाके कर सके तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गूगल जी बेस्ट है उसके बिल्कुल, लिए। बहुत जी, जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने उपेंद्र भाई। यहाँ एक सवाल और हमारे पास आया है कि हाउ कैन वी नो व्हाट आर ट्रेंडिंग हैशटैग सो दैट वी कैन बूस्ट अवर बिजनेस? कि ट्रेंडिंग हैशटैग्स क्या है, ये हम कैसे जाने ताकि इनका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सके? गूगल ट्रेंड्स में आप पता लगा सकते हो कौन सा कीवर्ड कर रहा है आपको, ठीक है? और भी रोबो हैशटैग्स के नाम से एक वेबसाइट आती है, उस पे आप जाके पता लगा सकते हो कौन से हैशटैग आपके चल रहे हैं। हैशटैग्स पता लगाने के काफ़ी वेबसाइट्स आती हैं जिस पे आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप हैशटैग कौन से टॉप पे चल रहा है। और जी। अगर आप हैशटैग मोस्टली हम सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, अगर आप बात करेंगे वेबसाइट की तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो उसमें आप गूगल का आता है कीवर्ड प्लानर, वो यूज़ करिए आप, ठीक? और वेबसाइट के लिए आप गूगल सजेस्ट नाम से नील पटेल जी का आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफ़िक है, कहाँ पे सर्च हो रहे हैं, मंथली क्या सर्च है उस कीवर्ड का या कोई करता भी नहीं है। सारा आपको डिटेल एनालिसिस कंट्री वाइज़ बता देगा वो, जिस भी कंट्री का आपको टारगेट करना है, इवन रीजन भी बता देता है वो। और रही जी। बात हैशटैग की, तो हैशटैग आप सोशल मीडिया में यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको क्योंकि हैशटैग करता क्या है कि आपका सर्च में हेल्प करता है वो, है ना? तो धीरे-धीरे फिर वो सर्च में आने लगता है, ये होता है। हैशटैग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो हैशटैग आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से, रोबो हैशटैग से। बहुत सही बात बताई आपने उपेंद्र भाई। एक सवाल और हमारे पास यहाँ पे आया है, गूगल एडवर्ड रीमार्केटिंग क्या है? देवेंद्र नाथ मिश्रा जानना चाहते हैं कि गूगल एडवर्ड रीमार्केटिंग क्या है? गूगल एडवर्ड रीमार्केटिंग ये होता है कि जो कस्टमर मेरी वेबसाइट पे विज़िट किया या जो मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर चुका है सामान, उसको मैं दोबारा टारगेट करूँ। ठीक है? लेट्स सपोज़ आप मेरी वेबसाइट पे आए, आपने देख के चले गए। मुझे डेटा जी। मेरे पास डेटा आ गया, मैं आपको फिर क्या करूँगा, आजकल इसलिए आपने कुकीज़ का देखा होगा, जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो कुकीज़ ले लेते हैं हम लोग, है ना? तो होता क्या है, फिर हम कस्टमर को हम रिमाइंडर दिलाते हैं। लेट्स सपोज़ आपने देखा होगा, आपने अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट देखा है, आपने बाय नहीं किया, आपने बस देखा, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया आपने। तो जी। आपको मेल भी करेंगे, आपने एक कार्ड ऐड टू कार्ट किया था, आपने परचेज़ नहीं किया है, फिर आप किसी और वेबसाइट पे भी जा रहे हो ना, कहीं न कहीं वो ऐड आपको नज़र आ रहा होगा, वो प्रोडक्ट का फ़ोटो, जी। उस पे जी। ऐड चल रहा होगा। तो वो जो रहता है रीमार्केटिंग होता है, मतलब अपने ऑडियंस को खोए खोए ना, अपना जो मेरा ग्राहक आया उसको खोए ना, दोबारा से उसको कैसे भी करके अपने वेबसाइट पे लेके आएँ, उस प्रोडक्ट को सेल कराएँ, वो रीमार्केटिंग होती है। किसी के भी पीछे पड़ जाना देवेंद्र जी। डिजिटल जी। मार्केटिंग जी। में रीमार्केटिंग।
जी। तो देवेंद्रनाथ मिश्रा जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। यहाँ सना खान जी पूछती है कि गूगल पे ट्रैफिक ज्यादा आता है या कोई और भी साइट पे है। आई थिंक इनके कहने का मतलब है सर्च इंजन से है, कि उस पे ज्यादा ट्रैफिक आता है या किसी और भी सर्च इंजन पे आता है ट्रैफिक। और आपका जो ट्रैफिक है गूगल पे काफ़ी अच्छा है, कि मोस्टली यूजर्स गूगल चलाते हैं, तो जी। इंडिया के हिसाब से तो गूगल बहुत अच्छा है। उसके बाद आप याहू बिंग को टारगेट करें। सना खान जी, आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल चुका है। गूगल इंडिया के लिए बेस्ट है। इसके अलावा भी आप याहू या बिंग को ट्राई कर सकते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ लोग जुड़ चुके हैं। अमन गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन गुलाटी जी, आपका हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। आकाश गोयल जी हमारे साथ जुड़े। आकाश गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो आप लोग हमें भेज सकते हैं। हम उपेंद्र भाई से लगातार जो है आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। उपेंद्र भाई, क्या लगता है, जहां पूरे विश्व में इस समय आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और चाइना पे कहीं ना कहीं एक इस कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर एक साजिशाना साजिश भी चाइना की ये मानी जा रही है कि चाइना की साजिश के तहत चाइना ने इस वायरस को पूरे विश्व भर में फैलाया, ताकि चाइना जो है आर्थिक तौर पे मजबूत हो सके, चाइना सुपर पावर बन सके। अभी पीछे भारत सरकार ने चाइनीज ऐप जूम को भी जो है लेके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उस पर भी आरोप लग रहा था कि वो जो है डाटा चोरी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के लिए क्या जी। अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम पे डिजिटल को लेके? पूरे विश्व को भारत किस तरीके से लीड कर सकता है तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और भारत के पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है? कैसे समझते हैं आप? जी। भारत में देखिए यंग स्पेस बहुत है, हम बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं हमारे पास, जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं मार्केट में, और जो कि दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ज़ूम जैसी एप्लीकेशन है उसको कम यूज़ करें। वैसे तो उन्होंने अभी हाल-फिलहाल में आपने सुना होगा कि अपना कुछ सिक्योरिटी लेवल बढ़ाया है ताकि डेटा थेफ्ट ना हो। और जी। दूसरा ये है कि कुछ भी आप ऐप यूज़ करते हो या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। बीच में जी। आपने फेस ऐप आई थी मार्केट में, आपने सुना होगा फेस ऐप। इवन एक्टर्स भी थे उसमें, वो लोग भी अपने फेस ऐप से अपना फ़ोटो मतलब देख रहे थे कि हम बुढ़े हम कैसा होंगे जब ओल्ड एज में कैसे जी। जी। लगेंगे ना। जी। तो उन सब चीज़ों को बचना चाहिए। बाद में पता चला कि फेस ऐप भी आपका डेटा लीक कर रहा है। जी। तो जी। जी। पहले हम उसके बारे में जानकारी लें फिर करें। और भारत में देखिए बहुत सारे चक्कर क्या है, हम लोग उसको तुरंत यूज़ टू हो जाते हैं। हम सोचते नहीं कि ये काम हम भी कर सकते हैं ना। अगर जी। चाहें तो हम भी ज़ूम जैसी ऐप बना सकते हैं, इतना कैपेबल है इंडिया हमारा। तो उस पे अगर हम फ़ोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितने भी बड़े-बड़े डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, आईबीएम हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सब करें इस पे काम कि हम भी एक ऐसी ऐप बनाएँ जिसके थ्रू अ, हम लोगों को कनेक्ट कर सकें और डेटा थेफ्ट को हम रोक सकते हैं फिर। और आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना हम डिजिटल होंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपने ही प्रोडक्ट को हम ज़्यादा, जैसे कि अभी वो भी किया ना, गवर्नमेंट ने कुछ किया है मतलब फॉरेन उसके जी। लिए, जी। जी। चाइना के लिए बैन लगाया है, आई थिंक 2-3 बैन जी। जी। लगाया था। जी। जी। तो और भारत उसका सरकार की बेनिफिट तरफ हमको से अभी मिलना चाहिए। एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर इंडियन डेवलपर्स को जो है भारत सरकार ने कहा है कि आप इस तरीके का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है वो डेवलप कीजिए, हाँ। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कीजिए, और गवर्नमेंट ने इसके लिए प्राइज मनी भी रखी हुँ। है। जी, जी। हाँ, तो वो उसमें अगर हम फ़ोकस करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में स्किल नहीं, स्किल बहुत है। बस हम उसको प्रॉपर जी। यूटिलाइज़ करें तो हम चाइना जैसे देशों को हम मात दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह का जो प्रोत्साहन सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है, या सरकार की तरफ से और किस तरह के प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे भारत के अंदर जो इतना टैलेंट है, इतने डेवलपर्स है, वो उभर कर सामने आ सके? भारत में इतने छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो रहे हैं और विदेशी प्रोडक्ट्स की जगह पे इंडियन मेड जो है टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हम लोग बना सके और आत्मनिर्भर हो सके इस मामले को लेकर। यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले भी रही है, जैसे कि ये डिजिटल इंडिया प्लेटफ़ॉर्म उनका आया था, स्टार्टअप इंडिया के चल रहे हैं उनके प्रोग्राम। तो अभी जी। तो जी। भारत सरकार ने काफ़ी लेने लगे हैं, है ना? काफ़ी अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जो कि हेल्प जी। दे रही है। और आप लोन भी ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, जो नया स्टार्टअप कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। और ये है कि थोड़ा जी। और प्रोत्साहन मिलना चाहिए युवाओं को, ताकि उनको कैपेबल लगे, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मतलब सराहना हो मार्केट में, लोग और जाने।
ताकि जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उसका बहिष्कार हो। तो ये सब सरकार कर रही है फिलहाल तो, और भी करने की लेकिन जरूरत है इसमें। उपेंद्र भाई, आपने बिल्कुल जमीन से जो है अपनी शुरुआत करी। आज आप मेक माई ब्रांड्स कंपनी के फाउंडर भी है और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ आप काम भी कर रहे हैं। तो कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? एक लड़का आज डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है आपका, डिजिटल राइटर के तौर पर आपकी एक पहचान है। तो कैसे आपके सफर की शुरुआत हुई? कितना मुश्किल था शुरुआत में, और किस तरीके से संघर्ष करके आज आपने जो है अपनी कंपनी को एक मुकाम तक आज पहुंचा है? बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोगों को लगता है कि उपेंद्र राणा जो है आज इतने टीवीज में इंटरव्यूज करता है और इतनी किताबें लिख चुका है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहा है बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तो आपसे बहुत पुराना मिला हुआ हूँ उपेंद्र भाई। शायद हम बहुत टाइम पहले मिले थे जब मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू भी किया था। तब से लेके अब तक मैंने आपके अंदर बहुत हाँ। बदलाव देखे। एक आपकी अचीवमेंट्स मैंने देखी है, दिन प्रतिदिन आपने जिस तरीके से संघर्षरत होकर इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो कैसा सब कुछ रहा और कैसे मतलब किस तरह की संघर्ष को आपको देखना पड़ा? डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आने का था सर जब 2012 में जब मैं एमसीए किया उस टाइम जॉब नहीं थी मेरे पास। रीज़न था कि जो उस टाइम भी रिसेशन था, जैसे मैं अभी थोड़ी देर डिस्कस कर रहा हूँ, रिसेशन था और जो कंपनीज हायर कर रही थी उनका था कि थ्रू 60% नंबर हम होंगे तभी आपको जॉब पे लेंगे। तो मैं 10th में जी नहीं थे, इस कारण मैं नहीं हो पाया मेरा उन कंपनीज में। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि हाइब्रिड जॉब्स वाली काफ़ी आ रही थी कि आपको दो दो काम आने चाहिए तो हम आपको हायर कर सकते हैं, वैसा भी कुछ नहीं था अपने अंदर। फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, हमने वहाँ जॉब की एक कंपनी में, उन्होंने हमसे 2 महीने फ्री में काम करवाया था। जी तो हमने चलो ठीक है कर लेते हैं क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहाँ पे सीखा हमने, बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद हमने एम टी एस ऐसे ब्रांड्स पे काम किया हमने, अच्छी अच्छी कंपनीज में। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी एक स्टार्टअप किया शुरू 2015 में। और उसके बाद धीरे धीरे हम मेहनत करते गए, क्लाइंट्स पे काम पे ज़्यादा हमने फोकस किया। रीज़न क्या है कि एक कम एज में अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं किसी बिजनेस को लेने के लिए तो क्लाइंट देखता है कि इतनी कम उम्र का है, कहीं पैसा मार के ना भाग जाए। ठीक है, तो अपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया हमने अपना काम दिखा के। फिर होता क्या, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है आपके बिजनेस में। जब जी आपका बिल्कुल। बिजनेस इनिशियल स्टेज में होता है, चाहे बाद में भी, रिलेशन बहुत मैटर करता है। एक का अच्छा काम करिए तो वो दो लोगों को बताएगा कि मैंने उपेंद्र से काम कराया था और उन्होंने अच्छा करके दिया मेरा, तो आप भी कर सकते हो। जी तो ये बेनिफिट हुआ। जहाँ तक बात है एज ए ऑथर की, तो बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे राइटर बनना है या ऑथर बनना है। वो तो जब जॉब कर रहा था मैं, तो मैं ब्लॉगर्स वगैरह पढ़ता था काफ़ी, हर्ष अग्रवाल वगैरह के ब्लॉगर्स पढ़ता था मैं। ठीक है, तो तब मुझे लगता था कि कुछ हम करना चाहिए इस फील्ड में। तो ब्लॉगर पे मैं गया नहीं, रीज़न क्या था कि हर कोई ब्लॉग लिख रहा था, लेकिन बुक्स लिखने का कोई रिस्क हो ही नहीं रहा था। क्योंकि ब्लॉगर में क्या है कि आप, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, एडसेंस है, एफिलिएट है, बहुत सारे तरीके होते हैं कमा लेंगे, लेकिन बुक्स का ये है कि बिकेगी नहीं बिकेगी कोई पता नहीं मार्केट में, वो भी डिजिटल जी मार्केटिंग की, क्योंकि इंडिया में 2012 में बहुत नया नया था डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो और हुआ क्या है, इसके पीछे मेन कारण है मेरी माँ का, क्योंकि उन्होंने एक बार डिस्कस हो रहा था घर पे ही कि देखो सबके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। उनके जो कलीग्स थे, मेरे पापा टीचर थे, तो उनके जो कलीग्स थे, उनके जो बच्चे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। कोई बेंगलोर में फैशन जी डिजाइनिंग का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैगजीन में इंटरव्यूज आते थे उनके। तो मम्मी कहती थी देखो उनके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाया लिखाया तो जी हमने भी था तुम्हें, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करते हो। जैसा आपको हमें गर्व महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं। ठीक जी है, तो उस टाइम बड़ा बुरा लगा कि मम्मी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है हमारे काम से। भले हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ कर पाए। तो काफ़ी कुछ रिसर्च किया, देखा, तो तब जाके मैं एज ऑथर बना और बुक्स लेके आया। क्योंकि देखिए मेरी माँ मुझ पर बहुत बिलीव करती है। अपने घर में जो है मेरी माँ के अलावा इतना कोई बिलीव नहीं करता मेरे ऊपर। एक छोटा, जी। मैं आपको टाइम वेस्ट होगा, किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। ये नहीं मेरे नहीं, से टाइम वेस्ट की क्लास क्या 10th बात है का, सर। जी क्लास 10th बात है। जब मैंने मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था मेरा, तो घर पे आया, बताया मैंने इतने इतने नंबर आएंगे। पापा ने हम्म, पूछा कितने आएंगे, जो हर कोई पेरेंट जी पूछता है कैसा क्या पेपर, कितने नंबर आ जाएंगे। मैंने बताया 60+ आएंगे। वहीं जब मेरे भाई ने उसको चेक किया, तो उन्होंने बताया नहीं इसके तो 38-40 के अराउंड मार्क्स आएंगे। तो मैं थोड़ा डाउन था। तो अ, मम्मी को ये था कि
बेटा जब कह रहा है तो आ सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने डांट भी लगाई हमें कि पढ़ता नहीं है, 30-40 नंबर आएंगे, फेल भी हो सकता है, ये वो कंपार्टमेंट जी आ जाए तेरी। तो मम्मी ने पूछा, बेटा तेरा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी नहीं 60% तो आराम से आएंगे। तो इस बात पे जी। उन्होंने पापा से उस टाइम पे 2004 की बात है ये, 500 रुपये की हम्म। चैलेंज लगा लिया था कि अगर इसके 60% ज़्यादा आते हैं तो मैं 500 रुपये आपको दूंगी, अगर ओ सॉरी ज़्यादा आएंगे तो आप 500 रुपये आप देना, और कम आते हैं तो मैं दूंगी आपको। जी। और जब रिजल्ट आया 64 नंबर आए थे मेरे टाइम में, तो मम्मी को फिर पापा ने एज उनको 500 रुपये मिले। तो तब से बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड था कि चलो कोई तो है जो मेरे लिए सोचता है। तो जब मम्मी ने कुछ चाहा पहली बार कि कुछ कर दे बेटा, तो हमने चलो इस फील्ड में आए फिर हम, और एज अ ऑथर जी। बना फिर मैं। और ऑथर की में भी बहुत लोगों ने साथ दिया इनिशियली, जैसे कि आपकी बात करें, आपने बहुत साथ दिया। उस टाइम मुझे कोई जानता नहीं था, और आपसे मिला मैं, सिटी ध्वनि था आई थिंक वो पेपर था जिसने मेरा इंटरव्यू किया था, ठीक है। अरे सर, ये तो बड़प्पन है आपका। हाँ, यही सिटी तो वालों आपका ने इंटरव्यू बड़प्पन है। पूछा, और उस इंटरव्यू को इतना मतलब वो ना लोगों ने जानने लगे। फिर फर्स्ट ईयर और थर्ड का अवार्ड मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली मतलब दिन जी ब जी। दिन रिकॉग्निशन मिलता गया। एक चैनल से दूसरा चैनल फिर इनवाइट करता है इंटरव्यू के लिए, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हुआ। उस स्टार्टिंग में मैंने ई बुक्स निकाली थी मार्केट में, और जी जी जी। बाद में मैं हार्ड बुक निकाली। उसमें भी एक सर थे हमारे, शिशिर भटनागर सर, उन्होंने बहुत हेल्प की हमें, क्योंकि मैं जब ट्रेनर था तब मैं क्या उनको उन्होंने मुझे पता नहीं था मेरा स्टूडेंट कौन है। मैं जी ये जी। अपना डेमो दिया, ये डिजिटल डेमो देते थे, जी मैंने बताया डिजिटल में ये करेंगे वो करेंगे, ये सिखाऊंगा। एंड में उन्होंने बताया मुझे कि उपेंद्र अपने बारे में बताओ, कि मैं जानना चाहता हूँ जो मुझे पढ़ाएगा वो है क्या। तो मैंने बताया सर मैं ऐसा ऑथर हूँ वो हूँ। बाद में पता जी। चला कि वो सर को एस चांद में उन्होंने काम कर रखा था, और अभी वो मैनेजिंग एडिटर है वीवा बुक्स में करेंटली, अच्छा। जी ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक मैगजीन आती है पब्लिशर्स की इंडिया लेवल की, आपको तो इंडियन लेवल का अवार्ड मिल रखा है, तो आप उस पर अपना अगर आर्टिकल आपका आ जाता है, अप्रोच करिए। इन केस आपका आर्टिकल आ जाता है तो आपकी बुक्स फ्री में आ जाएगी मार्केट में, विदाउट एनी कॉस्ट, हार्ड बुक, जी। ठीक है। तो मैं खुद पर्सनली बात कर रहा था उनसे, पब्लिशर्स तो चार्ज कर रहे थे, मुझे पे करना नहीं था इतना। तो उसमें उनसे बात हुई, वहाँ पे मेरा आर्टिकल आया। उसके बाद प्रभात प्रकाशन ने मेरी लेटेस्ट बुक निकाली, जिसका नाम स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एसईओ है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल रही है। इस तरीके से सर जी। सफर शुरू हुआ हमारा, और आज आपके साथ है। जी बिल्कुल। आपका सफर जो है, मुझे लगता है बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा इस कहानी को सुनकर। यहाँ सवाल कुछ हमारे पास और आए हैं उपेंद्र भाई। यहाँ सना खान जी ने पूछा है कि एंकर टैक्स क्या होता है और क्या अहमियत है एंकर टैक्स की। एंकर टेक्स्ट वो होता है जब आपने देखा होगा कहीं भी कंटेंट में आप लिंक लगाते हो, ठीक है। जी हाइपरलिंक जो लगता है, मान लो कि मैंने एक ब्लॉग में हाइपरलिंक लगाया और वो चला गया किसी और की अपनी वेबसाइट पे या किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो एंकर टेक्स्ट होता है। किसी भी टेक्स्ट को मतलब कीवर्ड पे जब हम हाइपरलिंक लगा देते हैं तो वो टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट कहलाता है। जी। हाँ, यहाँ हमसे हमारे पास एक सवाल और आया है कि बैकलिंक्स जो है, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स किस तरीके से बना सकते हैं, और बैकलिंक्स का हमारी वेबसाइट को मतलब ट्रैफिक दिलाने में क्या रोल है, और बैकलिंक्स का क्या रोल है एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में। तो एसईओ आपका मेन तो बैकलिंक्स के ऊपर ही डिपेंड है पूरा। आपने उसका वेबसाइट बना ली, उसका ऑन पेज कर दिया, जो आपने एसईओ में ऑफ पेज सुना होगा वो पूरा बैकलिंक्स का पार्ट है। बैकलिंक बनाते में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से हम बैकलिंक ले रहे हैं वो जी नॉन टॉक्सिक, नॉन स्पैम वाली वेबसाइट हो, ठीक है। स्पैम ना हो, उसका स्पैम स्कोर 0 एटलीस्ट हो, या फिर बिलो 5 तो ही हो कम से कम। उस पर हमने जी बैकलिंक बनाए। और एक डोमेन अथॉरिटी होता है, डोमेन अथॉरिटी चेक करें कि उसका जो अथॉरिटी है अबव 40 है, तो ही हम जाके बैकलिंक बनाएं, तो वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प देगा रैंक लाने में। बैकलिंक जो है हमको एक तरीके से खाना हो गया है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो खाना होता है वो वेबसाइट के लिए खाना है। धीरे धीरे जितना अच्छा क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। दिन में 2 जी। बैकलिंक बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए कि उसको आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करे। तो जी लेस बिल्कुल। बैकलिंग बनाना इन क्वालिटी, उसमें आप ध्यान रखोगे नॉन स्पैम स्कोर, नॉन स्पैम होना चाहिए, स्पैम स्कोर 0 होना चाहिए आपका, डू फॉलो जी लिंक होना चाहिए, और उसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो अबव 40 हो। जी। ओके।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र भाई। यहाँ कुछ और सवाल भी हमारे पास आए हैं कि क्या ग्रे हैट एसईओ अच्छा है या फिर बुरा है? जो हम एसईओ करते हैं वो ग्रे हेड ही होता है एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि 3 टाइप के होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, एक ग्रे होता है। अगर हम ब्लैक करेंगे तो हम स्पैम लग जाएगा, गूगल हमको स्पैम कर देगा वेबसाइट को, ठीक है। और व्हाइट जी। हैट में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बना ली, कंटेंट अच्छा लिख दिया, ऑन पेज कर दिया और आप छोड़ दो। ग्रे हैट जी। में क्या होता है, हम गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम एसईओ करते हैं। तो गूगल ने कहा कि आपको जी। डू फॉलो लिंक बनाना है 70%, तो हम 70% डू फॉलो लिंक बनाएंगे। गूगल कहता है 30% नो फॉलो लिंक होना चाहिए, तो वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। गूगल कहता है कि जी। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। गूगल वेब मास्टर जो है अपना अपना डेली उसके अपडेट्स आते रहते हैं, एल्गोरिथम अपडेट होती रहती है, तो उसके एल्गो के हिसाब से जो हम काम करते हैं वो ग्रे हेड में आता है। तो ग्रे हेड ही हम कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम करते हैं वो ग्रे हेड एसईओ ही होता है। ना वो प्योर वाइट है ना वो प्योर ब्लैक है, कॉम्बिनेशन है जी। अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक सवाल और भी हमारे पास आया है कि डायरेक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? ब्रांडिंग हो गया है जैसे कि आप इनडायरेक्टली मार्केट कर रहे हो आप, ठीक है। मैं इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा हूँ, वो ब्रांडिंग होगी। और जी। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट पिच करना किसी को भी ना, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग होगी। और ब्रांडिंग करने में ज़्यादा बेनिफिट है। और ब्रांडिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप उसको मतलब पेड मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ढूंढ के भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं। और जी। डायरेक्ट मार्केटिंग पे आप कम फोकस है, ब्रांडिंग पे ज़्यादा है। ब्रांडिंग क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका जो लोगो है उसकी कलर की आप वेबसाइट बनाइए। अगर आपने कोई भी टी शर्ट बनवाते हो अपनी टीम के लिए, तो उसी लोगों की कलर की टी शर्ट ली। जैसे कि ये होता है ना, ये कि मैंने रेडिश सा देखा तो मेरे दिमाग में आ जाएगा, चलो ये एयरटेल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी के जी। दिमाग में जी। अपनी छाप छोड़ देना एक ब्रांडिंग हो गया, ठीक है। जी। तो मैंने जो फूड वाले होते हैं वो येलो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, येलो कलर को। तो येलो से मुझे पता चल जाएगा ये फूड से रिलेटेड काम है इनका। तो ऐसा होता है कि ब्रांडिंग ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंस रखती है, वहीं पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। ब्रांडिंग ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग को इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे बड़े ब्रांड्स करते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि ठंडा पीना है तो हमें कोका कोला पीना है। हर हम्म। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एक ब्रांड निकाल रखे हैं। आज भी हमें अगर हम देखते हैं अक्सर कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी होती है तो हम जाके यूं नहीं कहते कि हमें कोका कोला दो या हमें थम्स अप दो, हम कहते हैं कि हमें पेप्सी दे दो। आज भी हम टूथपेस्ट मांगते हैं तो वी नीड कोलगेट, हम ये नहीं कहते कि बोल डाबर लाल दो या ये दो, हम कहते हैं कोलगेट दो। एक्चुअल में हम टूथपेस्ट बोलते ही नहीं है, हम उसको कोलगेट ही बोलते हैं कि आप कोलगेट दे बिल्कुल। दो। तो ये एक ब्रांड, एक इमेज मतलब ग्राहक के दिमाग में एक तरह की बनानी होती है। हाँ, वही ब्रांडिंग होती है। जी। मार्केटिंग की बात यहाँ पे शुरू हो गई उपेंद्र भाई, जैसे कि हमने पहले बात करी कि किस तरीके से जो है हम वेबसाइट बनाए, कौन सा प्लेटफॉर्म राइट है, किस राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें वेबसाइट पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो मोबाइल फ्रेंडली हो, वो इजी टू यूज हो, उसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी हो ताकि हम लोगों को जोड़ सके, कॉन्टेक्ट वगैरह हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट बन गई है और जब बात आती है कि भाई जो लोकल शॉपकीपर्स है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है, हम बात करते हैं चलो वेबसाइट उन्होंने अपनी बना ली है। अब वेबसाइट सिर्फ बनाने से बात तो नहीं बनती है, क्योंकि किसी को क्या पता कि मेरी वेबसाइट भी है, पीपल आर डोंट नो हाँ। अबाउट दैट। अब उसकी मार्केटिंग हमें करनी है, हमें लोगों को बताना है। जैसे हम रैंडमली भी जब शॉप खोलते हैं तो हम बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं। जब हम हम्म। आउटडोर एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम होर्डिंग्स लगाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, हम बैनर्स लगाते हैं, बड़ा एक बोर्ड बनवाते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ ये नई शॉप ओपन हुई है, इस शॉप पे ये बिक रहा है, हम कुछ ऑफर्स देते हैं। तो इसी तरीके से जब डिजिटल तौर पे हम अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, अब प्रेजेंस बनाने के बाद इसकी मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है मार्केटिंग करने के, किन किन जगहों पे मार्केटिंग कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी बना के जो है हमें मार्केटिंग करनी चाहिए इसकी। जब आप नई वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं और कितना टाइम लेके हम टारगेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपने जी। प्री प्लान कर रखा है अपनी मार्केटिंग के लिए,
प्री प्लान कर रखे जी हो तो आप एसईओ जा सकते हो। आपको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको फिर एड्स चलाने पड़ेंगे, पेड एड्स पे आना पड़ेगा, ठीक। जी पीपीसी वगैरह आपको देखनी पड़ेगी, सोशल मीडिया के जितने भी एड्स होते हैं पेड एड्स वो रन करने पड़ेंगे। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। हम आईडी की बात नहीं कर रहे, पेजेस क्रिएट करने होंगे हमको, चाहे जी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सब पे आपका पेज बनाइए, उस पे अपने प्रोडक्ट को डालिए, अपने सर्विस को बताइए लोगों को, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और वही होता है, आप इसी के थ्रू बात करोगे तो आप कंटेंट कहाँ-कहाँ डाल रहे हो, उस पे वीडियोज़ कैसे बना रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो डालिए अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो ये तरीके होते हैं। तो इनिशियली आपको धीरे-धीरे जाना है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ब्रांडिंग का, ऐसे नहीं कि कहीं भी आपने हाथ पैर मार लिया। तो पहले आपकी वेबसाइट पूरी ऑन पेज अच्छा हो उस वेबसाइट का, फिर आप जाओगे सोशल मीडिया पे भी, ठीक है? उसको ब्रांडिंग के लिए लोगों के दिमाग में छाप बैठे आपकी, तो उसको सोशल मीडिया के थ्रू आपने लोगों को दिखाया, हर रोज़ एक पिच किया लोगों को कुछ ना कुछ ना, ऑफ़र्स दिए आपने लोगों को स्टार्टिंग में, ऑफ़र दिया कि ये मान लो कि 10 ये फर्स्ट 10 वीक में हम ये देंगे आपको, 35% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने दिया, या आपने लिमिटेड ऑफ़र दिखाया, तो लिमिटेड ऑफ़र्स दिखाए। आपने अपना केस स्टडी तो ख़ैर बाद में होगा, बाद में जाके आप केस स्टडी दिखा सकते हो कि हमने ये किया था और इससे हमें ये बेनिफिट मिला, तो वो कर सकते हैं। और ये दिखाना चाहिए कि पीपल्स आर बाइंग ना, बंदे इसको खरीद रहे जी हैं, इस बिल्कुल। तरीके से दिखाया उसको कि जी कोई स्टेज पे कोई आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है, आपने उसकी फ़ोटो खींच ली प्रोडक्ट के साथ, फिर सोशल मीडिया में डाला कि देखो हमारा ये प्रोडक्ट इसने अभी लिया था, इस तरीके से लिया था। और कुछ मोटिवेशन स्टेप्स दिए आपने ना, एक बना लीजिए शेड्यूल, बनाना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया में, कि आप मंडे को क्या दोगे, ट्यूसडे को क्या दोगे, किस टाइम पे पोस्ट करोगे, वो भी बहुत मैटर रखता है सोशल मीडिया में। जैसे कि आपका हम बात करें फेसबुक की, तो आप जी 6 टू 8 एम करते हैं पोस्ट, या शाम को 1 से 5 बजे के बीच करते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको ऑडियंस मिलेगी। उसके जी आसपास यही करें, उसके बाद न करने के इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे ट्विटर पे बात करें तो 1 से 3 के बीच में करते हैं अगर दोपहर को, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इंस्टा का भी ऐसे ही है, 9 से 4 के बीच में आप करते हो सुबह, तो 9 से शाम के 4 बजे तक आप पोस्ट करते हो, तो आपको ज़्यादा फॉलोवर्स लाइक्स मिलने का आसान, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप जी ध्यान रखोगे, बारीकियों को, छोटी छोटी बारीकियों पे अगर फोकस करेंगे तो ऑडियंस हमको मिलेंगे। जी तो जी बहुत जब आप सही बात जितने आपने। जाते हो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना जी है ना। उपेंद्र भाई, हर चीज़ का यहाँ ध्यान जब रखना है कि मार्केटिंग। किस टाइम। जी 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 हाँ बताए बताइए। बताए। हाँ, मैं कह रहा था बस जब आप पोस्टिंग करते हो तो ये भी ध्यान रखिए किस टाइम क्या करना चाहिए। जी, समय समय बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आप कहना चाहते हैं। जी, समय बलवान है सर। समय बलवान है, बिल्कुल सही बात है उपेंद्र भाई। उपेंद्र भाई, जब मार्केटिंग की बात यहाँ चल रही है, तो बहुत सारी मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होती है। तो पहले हम लेते हैं ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक तो क्या है, किस तरीके से बेनिफिशियल है ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किन चीजों का ईमेल मार्केटिंग में ध्यान रखना होता है, और क्या ईमेल मार्केटिंग से लीड जनरेशन होती है, कस्टमर आता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ईमेल मार्केटिंग से कस्टमर्स आते हैं, ट्रैफिक भी आता है आपका अगर ब्लॉग वगैरह है तो। डिपेंड करता है आप किस टाइप की मेल शूट कर रहे हो, कितना वो कैची कंटेंट है उसमें कि यूज़र अट्रैक्ट हो जाए उस मेल को पढ़ने के बाद उस लिंक पे क्लिक करने के लिए। जी तो ईमेल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। इस डेटाबेस के लिए आपको जी ईमेलर्स या न्यूज़लेटर्स वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, है ना? पॉपअप्स लगाने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपके पास जी ईमेल आ जाए। फिर आपने सुना होगा मेलचेम्प है, सबसे अच्छा है क्योंकि वो उसमें आप मंथली 10,000 ईमेल फ्री सेंड कर सकते हैं। तो आप इनिशियली जी वो करके देखिए, 10,000 का यूज़ करके देखिए, जब आपको लगेगा कि कस्टमर्स आ रहा है तो आपके अंदर वो खुद पॉजिटिविटी आएगी। जब पॉजिटिविटी आएगी तो आप खुद उस पे जाना प्रेफ़र करोगे। तो जी टेम्पलेट किस टाइप का डिज़ाइन कर रहे हो, टेम्पलेट बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में है, स्टार्ट कर रहे हैं अपना ईमेल मार्केटिंग, वो मेलचेम्प ले सकते हो, उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं आपको, जिसका आप प्रयोग जी कर सकते हो। और उसमें सब कुछ ऑप्शन आता है, फेसबुक का लिंक लगाना और वेबसाइट का लगाना, प्रोडक्ट लगाना, कंटेंट जी में। तो जितना आप अच्छा मेलर बनाओगे उतना चांसेस होता है यूज़र आके पढ़े। मतलब ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटेजी किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से हम अपने क्लाइंट को अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ये टारगेट सारा ऑडियंस इस पे क्या मैटर है? है। हाँ, टारगेट ऑडियंस जी बहुत ज़रूरी है।
जी, जी, आपको टारगेटेड ऑडियंस पता होना चाहिए, कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए आपका। जी। यहाँ एक सवाल हमारे पास आया है कि बेस्ट वेब मेकिंग स्क्रिप्ट कौन-सी है? वर्डप्रेस है, जोमला है, बूटस्ट्रैप है, ड्रूपल है या एचटीएमएल है? सबका अपना-अपना बेनिफिट है, जैसे वर्डप्रेस है बहुत ज़्यादा इसमें फ्रेंडली है और बाकी जो वेबसाइट्स हैं उस सबका अपना बेनिफिट्स है। तो मैं कहूँगा कि तो दूसरा इंडिया में क्या है कि ना क्लाइंट्स भी वो इस टाइप के हो गए कि जो नया आ रहा है उसको हम जाना पसंद करते हैं। अब पीएचपी से लारावेल पे आ गए बंदे, लारावेल से और नया आएगा उस पे आ जा रहे हैं, तो हम बढ़ते जी, जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सा प्लेटफ़ॉर्म सारे अच्छे हैं, जिस पे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। बस उसको बनाने के बाद जो मार्केटिंग करनी है उस पे मेन फ़ोकस होना चाहिए हमारा। एक बार जी। बन तो गया, लेकिन बनने के बाद वो यूज़र तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है वो मेन है ना। यहाँ एक सवाल और आया उपेंद्र भाई, कि पीपीसी में कन्वर्सेशन रेट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बेस्ट एलिमेंट्स क्या है? आप पीपीसी में कन्वर्जन रेट इम्प्लीमेंट करने के लिए सर आप ये ध्यान रखो कि जो आप टाइटल में कीवर्ड लगा रहे हैं वो किस टाइप से लगाओगे, ठीक है? और आपका ऑडियंस किस टाइप से सेट कर रहे हो, किस टाइप से आपने कीवर्ड लिए हैं, नेगेटिव कीवर्ड कितना आपने यूज किया है नहीं किया है। ऐसा तो नहीं जी, कि आपका पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा हो। तो बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिस पे आप गौर करोगे। जो जिस पेज के लिए आप कर रहे हो वो कितना जी, ऑप्टिमाइज्ड है, लैंडिंग हुँ, पेज आपका कैसा है, लैंडिंग पेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने जी, देखा होगा सर जो कंपनीज़ है जैसे कि आपने नाम याद नहीं आ रहा सर, बताना अभी बताता हूँ आपको सर। उनके जो पेजेज़ आप देखोगे ना सर, जो पेपाल सर, जी, पेपाल देखा होगा सर उसका, ठीक है? उनका जी, जी, लैंडिंग जी, पेज जी, बहुत बिल्कुल। हाँ, बहुत जी, प्यारा होता है सर, बंदा अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है? तो लैंडिंग पेज जितना अच्छा होगा उतना आपके कन्वर्जन बढ़ेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल ले रहे हैं, वो जितना जी, ऊपर हो उतना अच्छा है हमारे लिए। यूज़र को हम ज़्यादा देर नीचे स्क्रॉल करने पे मजबूर ना करें। जी। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई उपेंद्र भाई। मुझे उम्मीद है दर्शकों को ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों के कुछ और सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालों के जो है लगातार जवाब उपेंद्र भाई से लेके आप लोगों को दे रहे हैं। उपेंद्र भाई, ईमेल मार्केटिंग की हम लोगों ने बात करी। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से जो है हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की। कितना हुँ। इम्पोर्टेंट है, जैसे आप अभी बता भी रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, आपने बहुत सी चीज़ें बताई। थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस को ग्रो करने में, और किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है? किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रैफ़िक्स ला सकते हैं? और पेड प्रमोशन और ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाना, दोनों को किस तरीके से किया जा सकता है? पेड प्रमोशन अगर कोई करना चाहे सोशल मीडिया के थ्रू तो कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सोशल मीडिया से ट्रैफ़िक लाना बहुत आसान है और अगर वही जे तो जो ऑर्गेनिक के केस में आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है और जी, हैशटैग्स का आपको ध्यान रखना है, हैशटैग कैसे लगा रहे हैं जी, आप, इमेज जो आप बना रहे हो कितने क्लियर और अच्छी अट्रैक्टिव है वो बहुत ध्यान रखना है आपको। और जी, आज के टाइम में जितना आप वीडियोज़ का यूज़ करोगे, शॉर्ट वीडियोज़ बना के डालिए आप, उस वीडियोज़ में ज़्यादा जी, एंगेजमेंट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इमेज में, तो वीडियो में डालिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। इवन जो बैनर होता है आपका फेसबुक पेज का, उसपे भी आप वीडियोज़ लगा सकते हो, तो वहाँ पे जी, भी सिंगल स्टिल इमेज ना दिखा के हम अगर वीडियोज़ चलाएँ, तो ज़्यादा जी, बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए और आप डिस्प्ले कराएँ नंबर्स को। लेट्स सपोज़ मैं बुक सेल कर रहा हूँ, ठीक है? ई-बुक सेल जी, कर रहा हूँ, तो मैं दिखाऊँगा नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हुए मेरे बुक के। अगर मैं जी, दिखा रहा हूँ कि भाई 10,000 लोगों ने उसको डाउनलोड किया, 20,000 ने किया और आपने मेरे पेज को विज़िट किया उस बुक्स के कहीं न कहीं सर्च करके, ठीक है? तो आपके जी, अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई जब 10,000 लोगों ने ले रखा है, तो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई बात होगी, तभी ले रखा है इन्होंने। जी, तो इस बिल्कुल। तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करना आसान हो जाता है। रिव्यूज़ दिखाइए अपना, रेटिंग्स दिखाइए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जितना आप करोगे उतना अच्छा है। ये आजकल आपने सोशल मीडिया में स्टोरी टेलिंग बहुत चल गया, आपने सुना होगा सर, ठीक है? आप किसी जी, जी, स्टोरी के जी, साथ कनेक्ट करिए जैसे जी, कि एक ऐड आया था दिवाली पे एक बूढ़ी अम्मा जी का दिए सेल नहीं हो रहे थे, ठीक है? आपने देखा होगा जी, दिवाली जी, पे जी, ऐड आया था ये और बिल्कुल। एंड में वो एक बच्चा होता है साइकिल पे प्रिंट लेके वो जहाँ तक लगाता है बैनर और अम्मा जी के दिए सेल हो जाते हैं जी, और बिल्कुल। एंड में छोटा 1 सेकंड के लिए लोगो आता है एचपी का
तो वो बहुत ट्रेंड अच्छा चल रहा है, उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। हमने पहले एक स्टोरी दिखाई, यूजर उसके जी साथ कनेक्ट हुआ, मैं उस एड को जब मैंने देखा मैं खुद इमोशनली कनेक्ट हो गया। सब लोग चाइना की लाइट ले रहे हैं और इस बूढ़ी अम्मा की दिए को इस ले ही नहीं रहा है। एंड जी में क्या पता चला, तो किसी और की मार्केटिंग हुई, वो एचपी अपना प्रिंटर की मार्केटिंग कर रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग में, किसी के साथ कनेक्ट करके अपना प्रोडक्ट सेल कराना स्टोरी टेलिंग होता जी है, तो वो कर सकते हो। या बुटीक है या आपका मेकओवर वाला काम है, तो आफ्टर बिफोर की इमेज लगाइए ना। आप योगा वाले हो या जिम वाले, तो आफ्टर बिफोर इमेज लगाइए, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि पहले बिफोर मेकओवर ऐसा चेहरा था, आफ्टर मेकओवर ऐसा कर दिया। तो मैं या मेरी वाइफ कभी जाना चाहिए तो हम ध्यान रखेंगे ना कि भाई यहाँ जाना बेस्ट होगा, यहाँ इतना क्लियर जी मतलब बिल्कुल। बारीकी से काम हो जाता है कि बंदा पकड़ ना पाए। बहुत सारी जी चीज़ें हैं बिल्कुल। जिसको हम अगर मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, तो मेन चीज़ें हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी जी ऑफ वीडियो या image, उसके जी बाद और टाइमिंग। रही बात एड्स की, एड्स तो आप मिनिमम 70-80 रुपीज़ से आप चला सकते हो फेसबुक में पर डे का, बहुत कम जी है। आप एक जी शॉर्ट वीडियो चला के देखिए, 500-1000 रुपये खर्च करके देखिए, आपको जब खुद बेनिफिट लगेगा तो आप खुद ही फिर उसको आगे बढ़ाओगे। तो फेसबुक में तो बहुत कम कॉस्ट जाता है, बाकी लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो वहाँ पे मिनिमम आपको 500 रुपये का ऐड चलाना ही पड़ेगा जी पर डे का, तो कॉस्टली है वो। तो डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म को ले रहे हो, तो जी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का अलग अलग रेट है। फेसबुक और इंस्टा सबसे कम रेट में आप ऐड चला सकते हो और देख सकते हो कि ऑडियंस कैसी आ रही है, ट्रैफिक जनरेट होता है उसमें। जी। आजकल उपेंद्र भाई एक समस्या और बहुत देखने को मिलती है, अक्सर जो हम देखते हैं, लोगों की वेबसाइट का जो टाइम होता है, क्योंकि गूगल के अनुसार मुझे जहां तक थोड़ा बहुत पता है कि बेस्ट टाइम जो है वो वेबसाइट खुलने का 5 से 7 सेकंड का है, और सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है आपकी वेबसाइट के लिए ये। लेकिन होस्टिंग हुँ। का कई बार बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो आज के हालात में अगर हम देखें तो कौन सी होस्टिंग जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट है, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी खुले, फास्ट खुले? कौन सी होस्टिंग सबसे बेस्ट है और कम पैसों में जो आप कर सकते हो जिसके साथ काम? आप मोस्टली क्या होता है, हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। आप अगर इंडिविजुअल होस्टिंग लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग भी लेते हो तो आप जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा हो, जिसमें डेटाबेस के लिए ज़्यादा जीबी मिल रहा हो, वो हम लेना चाहिए। दूसरा, हमें क्या है कि ये ध्यान रखना चाहिए, जो हम इमेज लगा रहे हैं उसका रेजोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। ठीक है, उसको जी हम डिज़ाइनर से इमेज का रेजोल्यूशन साइज़ है उसको कम करें, और आप पीडीएफ वगैरह का साइज़ भी कम करके अपलोड करें। दूसरा, अगर आप वीडियोज़ डालते हो तो एम्बेडेड कोड वगैरह लगाइए, ना कि डायरेक्ट जी वीडियो अपलोड कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखोगे तो साइट की स्पीड बढ़ेगी आपकी, और साइट स्पीड अच्छा होना ज़रूरी है। बिलो 5 है तो आपकी साइट स्पीड अच्छी है। जी बहुत बढ़िया। यहाँ एक सवाल हमारे पास और भी आया है कि फेसबुक की वीडियोस को या फेसबुक की लाइव वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है? ये हमारे लिए भी है, तो मैं ये फेसबुक जानना की चाहूंगा वीडियोज़ को फेसबुक की लाइव वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले सर आप अपने कोने पे एक बंदे को उठाइए जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में उसको शेयर करे। ऑर्गेनिक चाहिए आपको तो मेरी टेक्निकल टीम सुन रही है शेयर। उपेंद्र भाई, मेरी टेक्निकल टीम जो भी सुन रही है, ध्यान से उपेंद्र भाई की बात को सुन लो कि लाइव वीडियोस को किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। ना प्रॉपर जी हैशटैग बताएं। लगाइए। जैसे एक तो प्रॉपर हैशटैग लगाया आपने, और जैसे आज मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग की सेशन रख रहा है आपने, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी ग्रुप्स है उसमें इस वीडियो को आपने लिंक को शेयर किया, आपने जितने भी नोन कलीग्स हैं उनको शेयर किया, और रिक्वेस्ट करें कि आगे भी शेयर करें, ताकि नॉलेज शेयरिंग हो, तब जाके आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगा। और कंटेंट भी जी ऐसा होना चाहिए कि यूजर एंगेज करे, दोनों जी है। बिल्कुल। कंटेंट तो आज का तो बहुत बढ़िया है, यूजर एंगेज कर भी रहे, यूजर को मजा भी आ रहा है। आज मेरे ख्याल से उनको काफी अच्छा ज्ञान जो है वो मिल रहा है ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर। तो जैसे उपेंद्र भाई ने कहा शेयरिंग इज केयरिंग, तो भैया शेयर करो, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, आपको बेहतरीन जानकारी मिल रही है। और हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंडस्ट्री के टॉप लोगों से बेहतर जानकारी हर फील्ड की आपको ला के दे। हम प्रॉपर्टी सेक्टर से भी आपको जानकारी दिलवा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको जानकारी दिलवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर, थिएटर को लेकर, हर फील्ड से हम अलग अलग
मेहमानों को लेके आ रहे हैं और आपको जानकारी जो है वो दिलवा रहे हैं, तो हमारे पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो यार किसी जानकार को केयरिंग मिलेगी, कोई कुछ नया सीख पाएगा। उपेंद्र भाई, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने मार्केटिंग के बहुत सारे पहलुओं पे यहाँ बात करी, डिजिटल मार्केटिंग के पहलुओं पे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हमने फ़र्क भी जाना। गूगल एड्स जो है, गूगल एड्स किस तरीके से जो हेल्प कर सकते हैं हमें, हमारे लिए कस्टमर लाने के लिए, हमारे लिए ग्राहक लाने के लिए, किस तरीके से गूगल एड्स शुरू की जा सकती है, कितने रुपए से शुरुआत होती है, क्या-क्या चीजें गूगल एड्स में ध्यान जो है वो रखी जाती है और कितने तरह की गूगल एड्स होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। गूगल एड्स आपका जैसे कि आपका हो गया है सर्च एड है, ठीक है, वीडियो के लिए हो गया, ऐप है, शॉपिंग एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, काफ़ी टाइप के एड्स है, 5-6 एड्स होते हैं इनके। उसके जी बाद जो आप ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे कि आप कीवर्ड कौन सा ले रहे हो, उसका जो पेज जिस पे आप ऐड चलाने जा रहे हो, वेबसाइट का पेज कितना ऑप्टिमाइज़ है। अगर आप कोई कीवर्ड भी ऐसा है जिसमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड आपने कितने यूज़ किए हैं। और बेनिफिट ये है कि जी आपका ट्रैफिक इंक्रीज करता है, इंस्टेंटली आपका सेल इंक्रीज होती है इससे, ठीक है, ब्रांड जी रिकॉग्निशन होता है क्योंकि वो ऐड हर जगह लोगों को दिखता है, तो ब्रांड जी रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छे से हो जाती है इससे। जी और रीमार्केटिंग जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, रीमार्केटिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें में पता नहीं कौन गया कौन आया, जिसमें हम चेक करके इसमें हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। चाहे आप जी उसके लिए आपको फेसबुक का पिक्सल वगैरह लगा के आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के लिए, तो अपने जी एनालिटिक्स में देख के आपने रीमार्केटिंग किया, ये है। इसके अलावा आज के टाइम में आपको अगर ट्रैफिक गेन करना है तो जितने भी डिस्कशन फोरम्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, उस पर एक्टिव होना चाहिए आपको। जैसे कि जी आपने कोरा का नाम सुना हो, कोरा पे एक्टिव रहिए, वहाँ से आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा। और जी उस पर कोरा पे अगर आप ना यूट्यूब की वीडियोस वगैरह डालोगे तो वहाँ से भी आपको व्यूज़ अच्छे आते हैं। बहुत सारे जी लोगों को दिक्कत होती है कि यूट्यूब पे मतलब विदाउट एनी एड्स व्यूज़ कैसे लेके आए ना, तो कोरा पे आप उस पर डाल सकते हो। जी रेडिट नाम की एक वेबसाइट है, रेडिट पे आप अपना कंट्रीब्यूशन करिए। याहू आंसर्स है, उस पे जाइए। आस्क है, इस तरह की जी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप रेगुलर अपडेट करते रहोगे, आंसर्स करते रहोगे लोगों का, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड भी बढ़ता है मार्केट में, साथ में ट्रैफिक भी आता है। जी तो जी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स में भी हमें बहुत एक्टिव होना चाहिए आज के टाइम में। और मेन चीज़ जो हमने बात की थी, फोमो वाला मार्केटिंग बहुत करना चाहिए। फोमो तो आपको जैसे हमने बताया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ भी मतलब ऐसा शो करिए कि भाई, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे मैं गया, उसमें लिखा आता है ओनली 2 प्रोडक्ट लेफ्ट, जी ठीक जी है जी सर। जी जी मैं जी मैं बाई कर लूँगा, मुझे लग रहा है कहीं थोड़ी देर अगर हुई तो ये 2 प्रोडक्ट भी गायब ना हो जाए। तो जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरे घर पे आ जाएगा प्रोडक्ट, उसके बाद भी आपको 2 प्रोडक्ट लेफ्ट ही स्टॉक में दिखा रहा होगा वो। जी जी वो जी क्या है, फियर ऑफ, ठीक है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफलाइन में भी होता था। जैसे कि मान लो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब लॉकडाउन से पहले मैं और मेरी वाइफ गए थे, हम लोग ने गुड नाइट रिफिल ली थी, उसके साथ हमको और भी सामान मिल रहा था, ठीक है। तो हमने हार्पिक था, याद आ गया, हार्पिक मिल रहा था गुड नाइट रिफिल के साथ। तो हमने एक की जगह 10 ले ली, क्योंकि हमको भी पता था कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, ये ऑफर जो चल जी रहा है गुड नाइट रिफिल्स का, ये खत्म ना हो जाए। तो वो जी बहुत ज़रूरी है, हमें जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आना कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा शो करो कि भाई यही है तुम्हारे लिए, उसके अलावा अगर तुमने नहीं लिया तो तुम चूक जाओगे। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो शो करना ज़रूरी है। कि किंग का खाना चूक ना जाना, किंग का खाना चूक ना जाना, 5 किलोमीटर पे किंग का खाना चूक ना जाना, वो एक बंदे के दिमाग में बहुत एक फोबिया क्रिएट कर देता है कि भाई ऐसा क्या है कि मैं सही में भूल ना जाऊं। अरे भाई ध्यान रखियो, कहीं किंग हाँ, का खाना सही में ना छूट जाए, ऐसा क्या है उसके अंदर। वो वही होता है प्रमोशन ना। आपने ऑफर दिया कि भाई जो 35% ऑफर है, अभी सिर्फ मिल रहा है। जैसे आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे सर, हम ये डांस क्लास करा रहे हैं, और जैसे जी अभी इसने किया है सर, क्या नाम है आपका, हमें याद नहीं आ रहा है, आई थिंक शादी.com है, उनका ऐड चल रहा है सर बहुत अच्छा टीवी पे, कि अपना प्रोफाइल बनाइए, लॉकडाउन तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोफाइल बना के दे रहे हैं वो। आपने शायद हम्म ऐड देखा होगा सर, जी शादी.com का जी है वो। जी क्या है, जी वो भी फोमो है। जी मुझे अगर शादीशुदा हूँ सर, आपके लिए बता रहा हूँ, आप उसको रजिस्टर करिए, लॉकडाउन तक जी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, जी जी ये बेनिफिट नहीं है। सर, मैं ठीक हूँ बिना शादी के ही। अभी अभी मुझे आगे बहुत कुछ करना है, तो अभी मैं बिना शादी के ठीक हूँ।
समय आएगा तो जरूर की जाएगी। हाँ, तो ये उपेंद्र फोमो भाई, होता है। यहाँ कुछ सवाल और भी हमारे पास आ रहे हैं। एक हमारे पास सवाल आया है अविनाश भाई का, उन्होंने भेजा है कि एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ लोगों का हाल ही में फेसबुक अकाउंट डिसेबल हुआ है बिना किसी स्पैम पोस्ट के और हेट स्पोर्ट्स के बिना। कल ही बॉलीवुड के कोरियोग्राफर का पर्सनल एफबी आईडी डिसेबल हो गया है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो सर मेरा भी हो गया था 2 दिन अच्छा। पहले। जी तो जी। हो क्या रहा है कि फेसबुक ने ना अपना नया वो लेके आ रहा है, क्या बोलते हैं ऐप, लुक वाइज देखा हो आपने शायद। तो उस पे आप जब जा रहे हो ना, उस पे आप चले जा रहे हो तो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसके वजह से दोबारा से आप पुराने वाले फेसबुक पे आ जाइए, उसमें आता है ऑप्शन ओल्डर वर्जन पे जाने का, उस पे आ जाए, उसी पे रहे जब तक जो टेक्निकल ग्लिच दूर ना हो। और आपका पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जिसका भी अगर डिसेबल हो गया है, और पासवर्ड चेंज कर लीजिए। फिर वो 6-7 स्टेप पूछता है आपको कि ये जो लास्ट जी कमेंट्स किए थे आपने किए थे नहीं किए थे, जी है ना। कुछ कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ भी कहीं भी कमेंट कर देते हो, हेट ना फैला रहे हो मार्केट में घर बैठे-बैठे, प्यार जी जी फैलाइए जी घर बैठे, वो ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को भी फेसबुक बहुत ध्यान रख रहा है, कितना जी ह्यूमन सेंसिटिव कंटेंट आप डाल रहे हो, कितना नहीं डाल रहे हो। जी तो उसके बेसिस पे अगर आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे, तो 3-4 स्टेप का वेरिफिकेशन आता है, आपका फ़ोन पे आएगा, ईमेल पे आएगा, उसके बाद 3-4 कमेंट पूछेगा, आपने किए नहीं किए। आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर सकते हो, वरना स्किप करते जाइए और आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जी जाएगी तुरंत। जी ये मैं कवर कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल है। जी। तो अविनाश भाई, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जो है जवाब मिल चुका है। और उपेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज। बहुत हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मिली। ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने को लेकर उनको बहुत सारे टिप्स मिले, और मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन जो है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। उपेंद्र भाई, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें लिख के कमेंट कर सकते हैं, हमारे मैसेंजर पे भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953606781 पे भी भेज सकते हैं। आपकी क्वायरीज के जो भी आपके सवाल होंगे उसकी लिस्ट बना के हम एक दिन और उपेंद्र भाई को लाइव लेकर आएंगे, और आपके सवालों के जवाब जो है वो उपेंद्र भाई से लेंगे। उपेंद्र भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। लिए। ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो ये आपने उपेंद्र राणा जी को सुना, जो डिजिटल इंडिया के डिजिटल राइटर है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उन्होंने आज ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई कि किस तरीके से आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वेबसाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे बनी होनी चाहिए, होस्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, मार्केटिंग में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, सोशल मीडिया में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तमाम मुद्दों पर उनसे आज एक बेहतरीन बातचीत हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के जो एसोसिएशन पार्टनर है, कैट मीडिया एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने को लेकर आपकी कुछ क्वायरीज है। अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, एक अनुभवी कंपनी है कैट मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन, जिससे आप कनेक्ट होकर अपनी सभी ऑनलाइन जरूरतें और ऑनलाइन जवाबों के सवाल जो है वो पा सकते हैं, और बेहद कम दामों में मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से इनसे काम भी करवा सकते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।